एक बात जैसे आपने कहा कि देखें कि जो कंट्री इतने कंट्रीज ने उनको जो है ये किया, उसमें नॉन अलाइनमेंट की मूवमेंट जो है वो तो अपनी जगह पर, लेकिन ये भी तो बात है ना कि जो कंट्री स्ट्रांग होता है, जो ताकतवर होता है, अब जैसे वो अमेरिका गए तो वहां पे जितने बिजनेसमैन थे वो सब उनसे मिलना चाहते थे। जो इलोन मस्क हैं वो उन्हें कह रहे हैं कि मैं वो उनके फैन फैन है उनका। क्योंकि वो चाहते हैं कि इंडिया में उनका बिजनेस आए। ये भी तो एक वजह है ना। तो आप समझती हैं कि जो इस वक्त इंडिया की ताकत है, जो इतनी बड़ी उनकी एक मार्केट है आप लोगों की, वहां पर पहुंचने के लिए भी लोग ये चाहते हैं कि इंडिया की तरफ दौड़े भागे चले आते हैं कि हम किसी तरीके से इनके साथ इस इकोनॉमी में जुड़ जाएं। क्या ये भी एक वजह हो सकती है? नहीं, नहीं, आलिया, बिल्कुल सही बात है कि इंडिया, आप तो जानती हैं मैं खुद फॉरेन रही हूँ, और जब मैं स्विट्ज़रलैंड में रहती थी, लोज़ान में रहती थी, जो कि एक जिसे ओलंपिक कैपिटल कहा जाता है, और तमाम स्पोर्ट्स फेडरेशंस जो हैं, वो वहीं से ऑपरेट करती हैं। तो हर कोई एसोसिएशन जो है, हर एसोसिएशन इंडिया आना चाहती थी, इंडिया आकर अपना मार्केट खड़ा करना चाहती थी। चाहे वो इंडियन मार्केट इन टर्म्स ऑफ ऑडियंस हो, व्यूवर्स हो टीवी पे, या फिर ग्रास रूट्स पर उनके स्पोर्ट को खेलने वाले लोग हों, या फिर उनके स्पोर्ट को मार्केट करने की बात हो इंडियन मार्केट में, उसके लिए प्लेयर्स तैयार करने की बात हो। तो जो पूरा स्पोर्ट्स का इकोसिस्टम होता है, ग्रास रूट से लेकर टॉप तक, उसकी व्यूअरशिप, उसका डिस्ट्रीब्यूशन, उस लिहाज से इंडिया हर लेवल पर आप बात करें तो हर कॉर्नर को टिक करता है, हर बॉक्स को इंडिया टिक करता है। तो ये इसमें कोई डाउट ही नहीं है, देयर इज जस्ट नो डाउट कि हर कोई भारत आना चाहता है, क्योंकि भारत एक यंग कंट्री है, प्लस भारत के पास एक बहुत बड़ी मार्केट है, और हर कोई इस इंडियन मार्केट में टैप करना चाहता है, हर कोई इस इंडियन मार्केट को एक्सप्लोर करना चाहता है, और इसमें अपनी पहचान बनाना चाहता है। अभी क्योंकि आपने प्राइम मिनिस्टर का जिक्र किया, मैं आपको कुछ बातें बताती हूँ। उनसे इंडस्ट्रियलिस्ट मिलना चाहते हैं, ये एक साइड है। वो खुद इंडस्ट्रियलिस्ट को एनकरेज करते हैं, ये दूसरी साइड है। तो जैसे 2014 से पहले नरेंद्र मोदी की, जब वो सीएम थे गुजरात के, और वो प्रधानमंत्री नहीं बने थे, और प्रधानमंत्री बनने के लिए वो पिच कर रहे थे, तो वो एक ही बात कहा करते थे कि हमें ईज ऑफ डूइंग बिजनेस होनी चाहिए, रेड टेपिज्म नहीं होना चाहिए, ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स नहीं होनी चाहिए बिजनेस के सामने या बिजनेस के रास्ते में। तो उन्होंने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की बात की, और ये असर आपको दिखाई देगा। अभी कुछ दिन पहले मैं जब प्रधानमंत्री यूएस में थे, तो वहां पर जो मार्केट एक्सपर्ट्स थे, मैं उनसे बात कर रही थी, तो उन्होंने ये माना, बाकायदा उन्होंने ये कबूल किया कि 2014 के बाद जो ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स थे, या जो एक स्लगिशनेस थी, जो एक सुस्त रफ्तार पड़ जाती थी कई बार, अब ऐसा नहीं होता है। और उसके पीछे रियल वजह ये, क्योंकि जो डिक्टेट है, जो इंस्ट्रक्शन है, वो टॉप से आती है, और वो प्रधानमंत्री मोदी खुद लीड करते हैं। तो एक तो वो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की बात करते हैं, और दूसरा आपके व्यूअर्स के लिए जानना बहुत इंटरेस्टिंग होगा कि जब से वो आए ऑफिस में 2014 से, उन्होंने जितने फॉरेन विजिट्स किए हैं, और उनकी पार्टी इस बात को बहुत बोलती है और कई बार उठाती है कि वो किस तरह से दुनिया भर में ट्रैवल करते हैं, इंडिया के बारे में बात करते हैं, इंडिया की इमेज को चमकाने का काम उन्होंने किया है, और जो इंडिया का रियल पोटेंशियल है, जो उसका यूथ है, जो उसका युवा है, उसे सही मुकाम तक ले जाने के लिए, चाहे जिस भी तरह की अपॉर्चुनिटीज की जरूरत हो, मौकों की जरूरत हो, वो प्रधानमंत्री द्वारा हासिल करने की कोशिश की गई है, ये कहा जाता है। अब मैं एक छोटा सा पॉइंट जो मैं यहाँ पे उठाना चाहती हूँ, प्रधानमंत्री के तौर पर तो आपके व्यूअर्स, आई एम 100% श्योर कि वो उन्हें जानते होंगे, और सबने उनके बारे में कुछ हद तक पढ़ा होगा। ये बहुत इंटरेस्टिंग होगा आपके व्यूअर्स के लिए, जब वो गुजरात के सीएम भी हुआ करते थे, तो वो कैसे इंडस्ट्री ड्रिवन है, एज एन वो कैसे बिजनेस ड्रिवन है। उनके अगर रिकॉर्ड के बारे में आपके व्यूअर्स थोड़ा सा और एक्सप्लोर करेंगे या पता करने की कोशिश करेंगे, तो उन्हें इतनी इंफॉर्मेशन मिलेगी कि जब वो सीएम भी थे, तब भी वो एडमिनिस्ट्रेशन पर बहुत फोकस करते थे। उनके लिए एडमिनिस्ट्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। बिजनेसेस को लेकर आना, गुजरात में भी बिजनेसेस को लेकर आना उनकी प्रायोरिटी का हिस्सा हुआ करता था, जब वो गुजरात को लीड करते थे एज सीएम। और जब वो 2014 में इंडिया के प्राइम मिनिस्टर बने, उन्होंने उसी स्ट्रैटेजी को रेप्लिकेट किया नेशनल लेवल पर। उन्होंने जो फॉरेन बिजनेस के भारत आने में और उनके एग्जीक्यूशन में जो हर्डल्स थे, उन्हें कट डाउन किया। उन्होंने इस बात को बहुत ज्यादा एम्फेसाइज किया कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस होनी चाहिए, ताकि जो फॉरेन इन्वेस्टर आ रहा है
उसे किसी तरह के चैलेंजेस का सामना ना करना पड़े। तो उन्होंने कई सारे ऐसे कदम उठाए, और जिसमें कि ये जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, अगर आप एक्सपर्ट से बात करेंगी दुनिया भर में, तो वो इस बात को बहुत हाईलाइट करते हैं कि इंडिया में पहले के मुकाबले ब्यूरोक्रेटिक स्लगिशनेस जो है उसमें कमी आई है, और अब एक तरह का मुस्तैदी दिखाई देती है। ब्यूरोक्रेसी अपनी पेस पर काम करती है, लेकिन फिर भी जो डिक्टेट ऊपर से फॉलो की जाती है। ये जो आप बात कर रही थी, इसमें आपने मुझसे एक सवाल ये किया था कि जो हमारी $1 ट्रिलियन इकोनॉमी के बारे में एक प्लान बनाया गया है, तो वो कैसे जो है हम उसको अचीव कर पाएंगे। तो उसमें जो एक बड़ा फैक्टर, ये बड़ा पॉइंट है, वो यही है कि उसमें ये कहा गया है कि जो रेड टेप है उसको कैसे रिमूव किया जाए। जो इन्वेस्टर्स आते हैं, उनकी इन्वेस्टमेंट जब यहाँ पर वो करना चाहते हैं, तो उसमें क्या हर्डल्स पेश आती हैं। तो ये टीम जो है वो इसलिए बनाई गई है कि ये इस चीज को खत्म करें। वही जो आप बता रही हैं, इस चीज को खत्म करें। तो मुमकिन है कि जैसे कि देखिए ना, आपकी भी वो रेड टेप हटी, वो बड़ी हर्डल्स दूर हुई, और उसमें आपने बताया कि किस तरीके से उन्होंने काम किया इसके लिए। तो आज आप कहाँ पे हैं। तो किसी भी कंट्री के लिए ये बड़ी एक रुकावट होती है इन्वेस्टमेंट में। तो हो सकता है कि हम भी इस तरीके से जो है, वो जो बात कही गई है कि वहां तक पहुंचे तो वहां तक पहुंचे। लेकिन मेरा आपसे अब आखिरी सवाल ये होगा कि इजिप्ट में जो आपके मेमोरेंडम्स हुए हैं या जो एग्रीमेंट्स हुए हैं, वो प्लीज उसके बारे में थोड़ा एक्सप्लेन कीजिए कि क्या, क्योंकि अब तो खत्म हो चुका विजिट, अब तो सब कुछ सामने आ चुका है। तो आलिया, आपके दर्शकों को ये जान के बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा कि एक तरफ प्राइम मिनिस्टर को हाईएस्ट स्टेट ऑनर दिया गया, लेकिन ये इंडिया के प्राइम मिनिस्टर की इजिप्ट में जो विजिट थी, ये एक लंबे अरसे बाद आई थी। ये नरेंद्र मोदी की भी, इंडियन प्राइम मिनिस्टर की भी, नरेंद्र मोदी की भी एज इंडियन प्राइम मिनिस्टर, ये पहली विजिट थी टू इजिप्ट, और 1997, जी आई थिंक 26 के बाद, 26 इयर्स के बाद आप लोगों का जी 1997 के बाद ये पहला मौका था जब इंडियन प्राइम मिनिस्टर इस तरह से बायलैटरल विजिट के लिए गए थे। और यहाँ पर जो प्रधानमंत्री ने भी अपनी स्पीच में कहा, जब इंडिया और इजिप्ट की बात की जाती है तो दो बहुत पुराने सिविलाइजेशंस की भी बात की जाती है, इंडस सिविलाइजेशन और दूसरी तरफ नाइल सिविलाइजेशन की भी बात की जाती है। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि सिमिलैरिटीज, जैसे इंडिया इज अ सेक्युलर कंट्री, इजिप्ट इज ऑल्सो अ सेक्युलर कंट्री। इंडिया जो है वो एक्सट्रीमिज्म या टेररिज्म से लड़ रहा है, इजिप्ट इज ऑल्सो फेसिंग द सेम चैलेंज। इंडिया जो था वो शुरुआत से ही नॉन अलाइन मूवमेंट के साथ रहा, इजिप्ट भी नॉन अलाइन मूवमेंट के साथ रहा। दोनों देशों के बीच रिच हिस्टोरिकल टाइज हैं। इसके अलावा ये बार बार कहा गया, दो बातें हैं। एक तो डिफेंस के क्षेत्र में, जहां पर इंडिया अब मेक इन इंडिया पर काम कर रहा है, तो इजिप्ट के इंपोर्ट्स के लिहाज से डिफेंस के क्षेत्र में काफी पॉसिबिलिटीज, संभावनाओं की बात की जाती है, काफी एवेन्यूज की बात की जाती है। और इंडिया का भी मार्केट के लिहाज से, अगर उसके डिफेंस इक्विपमेंट जो है, जो इंडिया प्रोड्यूस कर रहा है और अब निर्यात करता है, उनकी बड़ी मार्केट के तौर पर उसे देखा जाता है। दूसरा, यहाँ पर मैरीटाइम लिहाज से यहाँ पर इंडिया में काफी डिस्कशन हुआ, ये देखते हुए कि स्वेज की काफी बात की जाती है, और ये बार बार कहा गया कि इंडिया जो है उसने इजिप्ट के साथ मैरीटाइम जो है उस क्षेत्र में और ज्यादा एक्सप्लोर करना चाहिए, वहां पे इंडिया को और ज्यादा स्ट्रेंथन करने की जरूरत है। तो उस दिशा में भी लगातार ये कहना चाहिए कि दोनों मुल्क जो है अब उस पॉइंट पर है कि एक तरह की बहुत क्लोज प्रॉक्सिमिटी दिखाई देती है। दोनों देश एक दूसरे के बहुत क्लोज दिखाई देते हैं, हालांकि 97 के बाद। जी सॉरी, ये वाली जो सारी डिटेल्स है ना, बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं। ये जो आपके जो ऐसे सिमिलैरिटीज हैं, जो ये पर्सपेक्टिव है, और जो स्वेज की बात की आपने, ये सारी, ये मैंने अपने प्रोग्राम में ये सारी चीजें जो बताई। मैं आपसे अब ये जानना चाहूंगी कि अगर आप काइंडली ये बताइए कि अभी तक जो सामने आया विजिट के बाद, कि कौन से एग्रीमेंट्स आपके उनके साथ, या तो वो एक्सटेंड हुए हैं या और हुए, अगर इस पे रोशनी डालें। जी, इसमें देखिए, एक तो इसमें ट्रेड, आप जानती हैं आलिया, सबसे ज्यादा ऊपर कोई बात होती है तो वो ट्रेड एग्रीमेंट्स होते हैं। तो ट्रेड को लेकर अगर यहाँ पर बात की जाए, यूजुअली जो ट्रेड का बैलेंस होता है वो एक्चुअली बैलेंस नहीं होता, वो इम्बैलेंस होता है। एक कंट्री ज्यादा इंपोर्ट कर रही होती है और एक कंट्री ज्यादा एक्सपोर्ट कर रही होती है। यहाँ पर अच्छी बात यह है कि इंडिया और इजिप्ट की अगर बात की जाए तो वो इम्बैलेंस नहीं, इट इज अ कंप्लीट बैलेंस। तो उस ट्रेड के लिहाज से, इसके अलावा जो इजिप्ट है, वहां पर कॉटन बहुत उम्दा क्वालिटी की होती है।
तो जो उसकी यान है जिसको इंडिया में लाया जाता है और उसको मैन्युफैक्चर किया जाता है, उसमें एक्सप्लोर किया जा रहा है कि इंडिया वहीं पर उस कॉटन को, क्योंकि बहुत ही उम्दा क्वालिटी की वो कॉटन होती है और कई जगह ये कहा जाता है कि वो बेस्ट क्वालिटी की कॉटन है, तो उसको वहीं पर मैन्युफैक्चर किया जाए, उस एरिया में बात की जा रही है। मैंने आपसे जिक्र किया कि मैरीटाइम को लेकर, ट्रेड को लेकर और इसके अलावा डिफेंस को लेकर, ये वो सारे एजुकेशन को लेकर, सॉरी आई मिस्ड आउट ऑन दैट, एजुकेशन को लेकर जो कि एक बड़ी सॉफ्ट पावर इंडिया के लिहाज से अब देखी जाती है, वहां पर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को खोलने के लिहाज से। तो ये तमाम, इसीलिए एक तरफ हमारे हिस्टोरिकल टाइज है तो दूसरी तरफ जो बिजनेस इंटरेस्ट है या बिजनेस पार्टनरशिप है। इससे पहले अगर आप आपके दर्शकों को मैं बताना चाहूं, बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो दोनों देशों के बीच संबंध है उन्हें एलिवेट करके स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप नाम दिया गया ऐसे जी। बिल्कुल। तो इसे स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप नाम दिया गया है। तो ये इंडिया और इजिप्ट के रिश्तों के लिहाज से अगर बात की जाए तो इट्स अ बिग जंप, इट्स अ बिग प्रमोशन। और उसमें ये तमाम एरियाज जो कि मैंने आपके सामने मेंशन किए, चाहे वो ट्रेड के लिहाज से हो, चाहे वो भारत के डिफेंस सप्लाईज के लिहाज से हो, चाहे वो मैरीटाइम के लिहाज से हो, चाहे वो एजुकेशन के लिहाज से हो,